हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड बताऊंगी कि आपको जो वर्किंग है उसे कैसे प्रिपेयर करनी है। देन उसके बाद जो एनुअल रिटर्न है उसको आपको कैसे फिल करना है, कौन सा कॉलम का क्या मतलब है, एंड ऑडिट से रिलेटेड जो यूटिलिटी है वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, देन उसको फिल कैसे करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले तो आपको रिकंसिलेशन में जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई में जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका रिकंसिलेशन करना है। अब रिकंसिलेशन किसके बीच में करना है? आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स को 3B से कंपेयर करना है, बुक्स को जीएसटीआर 1 से कंपेयर करना है, एंड देन उसके बाद आपको जीएसटीआर 3B को जीएसटीआर 1 से कंपेयर करना है। 3B और 1 को मैं इसलिए बोल रही हूँ कंपेयर करने के लिए क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट नोट, अगर आपके पास क्रेडिट नोट है पर्टिकुलर मंथ में, बट उस मंथ में आपकी टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, तो 3B में आप क्रेडिट नोट नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें नेगेटिव फिगर नहीं जाता है, बट जीएसटीआर 1 में आप बता सकते हैं अगर वो B2B का हो। वैसे ही अगर जो क्रेडिट नोट है वो B2C से रिलेटेड है और आपके पास B2C से रिलेटेड टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, तो आप जीएसटीआर 1 में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो नेट ऑफ करके जाता है, उसके लिए अलग से कॉलम नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें डिफरेंस हो सकता है 3B और जीएसटीआर 1 में। तो आपको ये डिफरेंस निकाल के रखना है और उसका रीजन भी कि इसको आपने अगले साल अप्रैल से सितंबर मंथ की रिटर्न के बीच में उसको अकाउंट फॉर करके रखा है कि नहीं करके रखा। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एरर होते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, तो वो आप 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अपने केस में 20 अक्टूबर है क्योंकि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। आपको डिफरेंस इन लाइबिलिटी बुक्स एंड जीएसटीआर 3B निकालना है, फिर डिफरेंस इन लाइबिलिटी बुक्स एंड जीएसटीआर 1, फिर डिफरेंस इन लाइबिलिटी इन डिफरेंस इन लाइबिलिटी जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 निकालना है। ये तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू से रिलेटेड हो गया। वैसे ही आपको आपके केस में अगर इन एग्जाम सप्लाई या नॉन जीएसटेबल वैल्यू है, सप्लाईज है, तो उसके बीच में भी आपको डिफरेंस निकाल के रखना है। सेम बुक्स जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 से रिलेटेड, क्योंकि इसकी जानकारी भी आपको एनुअल रिटर्न और ऑडिट में देनी रहती है। ये तो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हो गया। अब आईटीसी की बात कर लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी परचेजेस आपने ली हैं और उसमें जीएसटी पे किया है उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं जीएसटी एक्ट में, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको रिकंसाइल करना है जीएसटीआर 3B, 2A और आपकी बुक्स। हो सके तो जीएसटीआर 2B भी आप चेक करते रहिए क्योंकि 2B सितंबर तक में भी अपडेटेड हो सकती है, बट अगर रिटर्न फाइल किया है सप्लायर ने तो आपके 2A में तो दिखेगा ही। तो आपको जरूरी है बुक्स, जीएसटीआर 3B और 2A में रिकंसिलेशन होना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका डिफरेंस का रीजन होना चाहिए क्योंकि सारा रीजन हमें जीएसटी ऑडिट में बताना रहता है। अब आपके बुक्स में और 3B में जो आईटीसी अमाउंट है वो 2A से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, बिकॉज रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि जितना 2A में आईटीसी दिख रहा है आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं या उससे ज्यादा 5% कर सकते हैं। 5% के ऊपर अगर आपका आईटीसी जा रहा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते अगर 2A में नहीं दिख रहा है, बट तब भी आपने अगर किया है तो थोड़ा परेशानी की बात हो जाएगी क्योंकि उस बेसिस पे आपको नोटिस रिसीव हो सकता है डिपार्टमेंट से और आपको रिवर्सल करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप रिकंसिलेशन करके देखें कि आपका जो डिफरेंस है वो क्यों है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, जब आप लॉग इन करेंगे जीएसटी पोर्टल में एनुअल रिटर्न देखेंगे तो वहां आपको टेबल 8A की डिटेल डाउनलोड करने मिलेगी। जितना भी आपके 2A में बिल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आपके टेबल 8A में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको एक जगह समराइज्ड वे में बता दिया जाएगा कि ये है जो पोर्टल में बिल्स दिख रहे हैं आईटीसी से रिलेटेड। इससे क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा बिल मैंने क्लेम किया है, कौन से बिल इनएलिजिबल है, कौन सा बिल अवेलेबल तो है बट मैं नहीं क्लेम कर पाया, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हम एनुअल रिटर्न में अभी देखेंगे। इसके बाद ये सब वर्किंग जब आप बना लेंगे तो एक छोटी सी समरी जीएसटीआर 9 की आप बनाएं जिसमें आपको बाइफिकेशन करना है आउटवर्ड सप्लाई
का किस में, B2B सप्लाईज में, B2C सप्लाईज में, ये तो जीएसटीएबल सप्लाईज है। देन जो सप्लाईज में आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा होना है, मतलब कि हमने तो सप्लाई दे दी, सामने वाला जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी जमा करना है हमारे बिहाफ में, तो वो हमारी आरसीएम सप्लाईज कहलाएंगी, उसको अलग शो करना है। नॉन जीएसटीएबल को अलग करना है, एग्जेम्प्ट को अलग करना है। ऐसे करके जो आपकी टोटल सप्लाई है वो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो जानी चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि जो आप इनकम टैक्स में टर्नओवर बताने वाले हैं, जो या आप कंपनीज के केस में जिनका ऑडिट हो गया है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है उससे मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि यही रिकंसिलेशन का पॉइंट होता है। तो आप ऐसे करके छोटी सी समरी बना लेंगे। अब मैं आपको पोर्टल में दिखाती हूँ। जब आप पोर्टल में देखेंगे तो आपको सर्विसेज में, रिटर्न्स में, वहां आपको एनुअल रिटर्न दिखेगा। एनुअल रिटर्न में आप जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 2021, तो आपको यहाँ जीएसटीआर 9 और 9C दिख जाएगा। जब तक आप 9 सबमिट नहीं करेंगे तब तक 9C ओपन नहीं होगा। तो जीएसटीआर 9 मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 9 है। और जीएसटीआर 1 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ समरी पीडीएफ में। 3B भी आपको डाउनलोडेड मिल जाएगी, ये आपको कंपैरिजन में हेल्प करेगा। ये है डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये आपको आईटीसी रिकंसाइल करने में हेल्प करेगा। तो ये आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर ले, जो ऑटो फिल्ड फिगर्स है वो क्या सही दिख रहा है या अभी भी इसमें कुछ चेंजेस हैं। अगर चेंजेस हैं तो उसका आपके पास रीजन नोट डाउन होना चाहिए। इसके बाद जो फर्स्ट टेबल है, टेबल 4, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी रिकंसिलेशन शीट देखी थी उसमें हमने ये सारी चीजें करके रखी हैं। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C की सप्लाईज वो कितनी है, जो आपने 3B और जीएसटीआर 1 में बताई है, और जो आपके बुक्स में है वो ही यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए। सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आपको अलग बताना है। जीरो रेटेड सप्लाईज है तो आपको सी पॉइंट में बताना है। सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डीम एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एडवांसेस के ऊपर जीएसटी जमा किया है जिनका बिल अभी तक रेज नहीं हुआ है, उसको आपको F पॉइंट में कवर करना है। एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, इनवॉइस अभी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, 2021 में नहीं इनवॉइस इशू हुई है, बट हमने एडवांस के बेसिस पे, एडवांस रिसीव हुआ है उस पे जीएसटी जमा कर दिया है। इनवॉइस हम नेक्स्ट ईयर इशू करेंगे। तो आपको यहाँ पर F पॉइंट में उसकी डिटेल बतानी है। इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ध्यान रखें, अभी जो मैंने वर्किंग में आपको आरसीएम सप्लाई बताया था वो आउटवर्ड से रिलेटेड है, मतलब कि हमने जब पे किया, हमने जब सर्विसेज रेंडर करी है उसके ऊपर अगर आरसीएम अप्लाई हो रहा है तो जो रिसिपिएंट है, जो मेरी सर्विसेज ले रहा है, उसको जीएसटी जमा करना है, वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ ये इनवर्ट सप्लाई बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसे परचेजेस, फॉर एग्जांपल जीटीए सर्विस, अगर आपने जीटीए सर्विस ली है उसमें आपको जो रिसिपिएंट है उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा करना रहता है, तो उसकी डिटेल उसको यहाँ प्रोवाइड करनी है। या एडवोकेट की सर्विस, लीगल सर्विसेज आपने अवेल करी है, उस पे भी जीएसटी रिसिपिएंट को जमा करना रहता है। तो ये वो सप्लाईज यहाँ पर आएंगी, मतलब परचेजेस के ऊपर अगर आपने आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा किया है तो वो जी पॉइंट में आएगा। इसके बाद कोई क्रेडिट नोट है B2E से रिलेटेड, तो आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसकी डिटेल डालनी है। सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो आपको KNL पॉइंट में बताना है। ऐसे करके सप्लाईज एंड एडवांसेस का टोटल आ जाएगा N पॉइंट में। नेक्स्ट आपको फिफ्थ वाले टेबल पे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जिसपे जीएसटी जमा नहीं होता। ये कौन कौन सी सप्लाईज होती हैं, जो कि एग्जेम सप्लाईज होती है। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
या फिर नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटीएबल सप्लाई। अगर आपके केस में ऐसा कोई सप्लाई है तो वो आपको फिफ्थ टेबल पे पुट करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी पॉइंट में जो सप्लाईज कवर्ड है, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये वो सप्लाईज है आपने जो प्रोवाइड करी है सर्विसेज, जो गुड्स आपने प्रोवाइड करे, उसमें अगर आरसीएम लगता है, मतलब सामने वाले रिसिपिएंट को जमा करना है, तो वो सी पॉइंट में आएगा। जो हमने टेबल नंबर 4 में देखा था आरसीएम, वो परचेजेस के ऊपर था, ये सेल्स के ऊपर आरसीएम है। आपको यहाँ पर बताना है क्योंकि ये आप जीएसटी जमा नहीं करेंगे, रिसिपिएंट देगा, इस वजह से ये सी पॉइंट में कवर होगा। इसके बाद एग्जेम्प्ट जो सप्लाईज है वो डी पॉइंट में कवर करी जाएगी। नील रेटेड सप्लाईज ई में बताया जाएगा। नॉन जीएसटीबल सप्लाई है जैसे पेट्रोल डीजल है तो वो आपको एफ में बताना है। ऐसे करके सब टोटल आ जाएगा ए टू एफ। अब ए टू एफ से रिलेटेड आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, वो फर्दर एच आई जे के में बताया जाएगा। ऐसे करके आपका टर्नओवर आ जाएगा, टोटल टर्नओवर जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल से मैच होना चाहिए। ये तो होगी सप्लाई से रिलेटेड डिटेल्स। नेक्स्ट जो टेबल है, टेबल नंबर 6, ये है आईटीसी से रिलेटेड डिटेल। अभी हमने जीएसटी वर्किंग में देखा था कि आपने 3B और अपनी बुक्स को रिकंसाइल किया था। अब वो वाला जो कॉलम है 3B और बुक्स को रिकंसाइल करा है, उसकी इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 6 में आएगी। 6 में क्या आएगा, सबसे पहले जो ये फर्स्ट कॉलम है ए, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग फॉर्म अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटी 3B, ये ऑटो पॉपुलेटेड है फ्रॉम 3B। ये 3B में अभी तक आपने कितना अवेल करा है वो बताया गया है। इसके बाद आपको बाइफिकेशन आपसे मांगा है कि आपकी बुक्स के हिसाब से ये जो 1,37,887 का सीजीएसटी है, उसको आप बाइफिकेट करें इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में। अगर आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता तो इनपुट मतलब कि जो आपने गुड्स परचेज किए उसके ऊपर जो जीएसटी जमा की, जीएसटी पे किया है सप्लायर को, वो इनपुट की कैटेगरी में आता है। अगर आपने कोई सर्विसेज ली है, सर्विसेज के ऊपर आपने जो जीएसटी जमा किया है, कोई कंसल्टेंट की सर्विसेज है उसमें आपने जीएसटी पे किया है, तो वो आपके इनपुट सर्विस कहलाएगा। और कैपिटल गुड्स मतलब आपने कुछ फिक्स्ड एसेट या कैपिटल गुड खरीदा है, उसके ऊपर अगर आपने जीएसटी पे किया है, उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा। तो इनवर्ट सप्लाई अदर देन इनपुट, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम एसईजेड। इम्पोर्ट के अलावा, इम्पोर्ट वाला नहीं कवर होगा बी पॉइंट में, और इनवर्ट सप्लाई जो परचेजेस के ऊपर आपने आरसीएम जमा किया वो इस पॉइंट में नहीं कवर होगा। इसके अलावा जो भी आपके आईटीसी है वो आप बी में बताएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई ली है और उसमें आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा किया है और अवेल किया, तो वो सी पॉइंट में आएगा। फिर डी पॉइंट में, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज। वो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है और वो आरसीएम बेसिस पे आपने टैक्स दिया है। फॉर एग्जांपल कि आपने जीटीए की सर्विसेज ली हैं, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, पर आपको आरसीएम देना है जीएसटी की, जीटीए की सर्विस में, तो वो डी पॉइंट में आएगा। वैसे ही एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स की सर्विसेज आपने ली हैं, एडवोकेट्स अनरजिस्टर्ड होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं रहती, उनकी सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो इस वजह से उसमें आरसीएम के तहत जीएसटी जमा होता है, तो वो सी पॉइंट में आएगा। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई आईटीसी आपने लिया है तो उसकी डिटेल ई में आएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, उस पे जीएसटी आपने क्लेम किया है, तो एफ में आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आईटीसी रिसीव हुआ है, तो वो जी पॉइंट में कवर होगा। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अदर देन बी, अगर आपने कोई आईटीसी रिक्लेम किया है तो वो एच में आएगा। ऐसे आपका बी टू एच का टोटल आ जाएगा। कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपके यहाँ शो होने लगेगा। इसके बाद ट्रांजिशन क्रेडिट अभी तो होंगे नहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और कोई प्रकार का आईटीसी है जो आपने अवेल किया है जो कि ऊपर कवर नहीं है, तो वो आप एम में बताएंगे। ऐसे करके आपका टोटल आ जाएगा कि आपने कितना अवेल किया है।
तो ये आपके आईटीसी से रिलेटेड डिटेल हो गई टेबल नंबर 6 में। इसके बाद टेबल नंबर 7 में रिवर्सल से रिलेटेड है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी कुछ रिवर्स किया है ड्यू टू दीज रूल 37, 39, 42, 43 या 17 सबसेक्शन 5, यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर बोला जा रहा है। तो इनएलिजिबल का यहाँ जो मतलब है, मतलब यहाँ हेल्प सेक्शन से आपको समझ आ जाएगा। हेल्प सेक्शन में लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और रिवर्सल रिक्वायर्ड अंडर रूल 37, 39, 42, 43 शैल बी डिक्लेयर्ड हेयर। आपने कोई रिवर्सल किया है आईटीसी का, मतलब आपने ले लिया उसके बाद रिवर्स कर रहे हैं, तो वो इनपुट यहाँ कवर होगा। दिस कॉलम शुड also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5). section 17(5) के तहत आपने कोई रिवर्सल किया है, and details of ineligible transition credit claim through form GST transition 1, transition 2 and then subsequently reverse। जो आपने पहले क्लेम कर लिया उसके बाद रिवर्स कर रहे हैं, वो ही रिवर्सल की बात कर रहे हैं। टेबल 4B ऑफ फॉर्म 3B में बी यूज फॉर फिलिंग अप दीज डिटेल। एनी आईटीसी रिवर्स थ्रू जीएसटी आईटीसी 3 शैल बी डिक्लेयर्ड इन 7H। मींस समरी ये है कि आईटीसी जितना आपने रिवर्स किया है वो बताना है। इनएलिजिबल आईटीसी अगर आपने फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस 3B में बताया था तो वो यहाँ कहीं नहीं कवर होगा, टोटल आईटीसी रिवर्स ही होगा, क्योंकि जो आप यहाँ रिवर्सल अमाउंट बताएंगे वो आपके उस अमाउंट से जो अभी हमने टेबल नंबर 6 में जितना अमाउंट फिल किया है उससे ये कम होके आपका नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन बताया जाएगा, मतलब कम करके बताया जाएगा। तो आपको ध्यान से भरना है डिटेल। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जब मैंने आपको जीएसटी वर्किंग बताई थी तो मैंने आपको 2A को भी रिकंसाइल बोला था 3B से और आपकी बुक से। अब वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ काम आएगा। 2A तो ऑटो पॉपुलेटेड है, 2,40,490 का सीजीएसटी क्रेडिट बता रहा है कि आपके इतना है। अब आपको ये बताना है कि भाई आपने ये क्यों नहीं लिया, आपने 1,37,887 ही क्यों लिया। बाकी का जो क्रेडिट है वो क्या आपका इनएलिजिबल है कि अवेलेबल है बट हम अवेल नहीं कर पाए, आपको ये सारी जानकारी इसमें देनी है। अब आप यहाँ पर जो फर्स्ट 2 कॉलम है ए 2A से लिया गया है, बी आपने जो टेबल नंबर 6 में इनपुट कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस में जो बाइफिकेशन बताया ना वहां से लिया गया ये फिगर 1,37,000। अब आपको इंफॉर्मेशन बताना है सी में। ITC on inward supply other than import or inward supply liable to reverse charge but includes service received from SEZ received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। मतलब कि इन दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट है उसका जो वो जो अमाउंट है वो आपने अप्रैल से सितंबर मंथ की रिटर्न में लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की डिटेल्स ये पूछ रहे हैं आपसे। 2021 में जो कुछ आईटीसी अमाउंट है वो आपने अप्रैल 21 टू सितंबर 21 में लिया है। तो जो अमाउंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर, तो 20 अक्टूबर तक अगर आपने ले लिया है तो वो फिगर आपको यहाँ सी में बताना है। इसके बाद भी अगर कोई डिफरेंस बचता है कि भाई और भी आईटीसी है जो नहीं लिया है तो अब क्यों नहीं लिया बताइए, क्या वो इनएलिजिबल है बट आपके 2A में दिख रहा है इसलिए, तो आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी है एफ में आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल कि वही हम इनएलिजिबल है, मतलब वी आर नॉट एलिजिबल। कुछ कुछ ऐसे क्रेडिट्स होते हैं जैसे ऐसे कोई क्रेडिट्स है जो अवेल नहीं कर सकते बट सामने वाले पार्टी ने, क्योंकि हम रजिस्टर्ड है इसलिए हमारे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट सारे क्रेडिट्स जो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि एलिजिबल क्रेडिट्स ही हो, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से एलिजिबल है कौन से इनएलिजिबल है। इसके बाद आईटीसी अवेलेबल है बट हम भूल गए 20 अक्टूबर तक भी लेना भूल गए, तो अब वो लैप्स हो गए तो वो ई पॉइंट में आएगा। IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ, तो वो जी पॉइंट में आएगा।
ऐसे करके बाकी फिर आपका डिफरेंस आता है, और लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि इतना आपका लैप्स हो गया। लैप्स कैसे देखा जाएगा? ई वाला पॉइंट है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, मतलब अवेलेबल था बट हम भूल गए 20 अक्टूबर तक, तो वो लैप्स हो चुका है, तो वो लैप्स की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया। फिर इनएलिजिबल है तो वो ऑलरेडी लैप्स्ड है, तो वो एफ को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, और जे को आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में भी अवेलेबल था बट हम भूल गए लेना, तो वो भी लैप्स्ड हो गए। तो ये सारे जो के में आपको बताया गया है लैप्स्ड की कैटेगरी, तो ये कैसे आप कंप्यूट कर सकते हो? एक तो टेबल 8A को डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से बिल्स हमने लिए हैं, जो नहीं लिए क्या वो हमने 20 अक्टूबर तक ले लिए, 28 अक्टूबर 2021 तक। इफ यस, देन यू हैव टू शो दैट अमाउंट ऑन कॉलम सी। इफ नॉट, कुछ ऐसे भी इनपुट्स हैं जो हमने ले और भी बच रहे हैं टेबल 8A में, तो वो स्ट्रेट अवे ई में आएंगे या एफ में आएंगे या जी में आएंगे, इन तीनों में आ सकते हैं। ऐसे करके आपका टेबल 8B कंप्लीट हो जाएगा। 7 है 3B एंड बुक्स से रिलेटेड, 8 है आपके 2A और बुक्स 3B से रिलेटेड। इसके बाद 9 टेबल की बात करें तो 9 टेबल बताता है कि आपने जो टैक्स पे किया है, जो डिक्लेयर किया है रिटर्न में, क्या वो आपकी बुक से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगी, टैक्स पेबल में आपको फिल करना है जो आपके वर्किंग के हिसाब से आ रहा है। ऐसे आपको टैक्स पेड की डिटेल्स करनी है। अब नेक्स्ट जो टेबल है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहता है? 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर in return of the next financial year till the specified period. Specified period means 20th October. 20th October तक आपने कुछ आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी, वो आपने अप्रैल 21 मंथ की रिटर्न या सितंबर 21 मंथ की रिटर्न 3B में उसको बताई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन सी? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। उसमें आपको या तो आपके टर्नओवर बढ़ाना था या कम करना था, ये दोनों बातें हो सकती है, बट आपने ये कब कवर किया है? अप्रैल 21 मंथ की, मई 21, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने में से किसी भी एक रिटर्न में या दो रिटर्न में, या सितंबर अप टू सितंबर मंथ की रिटर्न में अगर इसको शो किया है टर्नओवर को बढ़ा के या कम करके, तो आपको वो डिटेल्स यहाँ शो करनी है। जो हमारी टेबल नंबर 4 में डिटेल गई थी आउटवर्ड सप्लाई की, वो एग्जैक्ट थी जो आपने 3B और जीएसटीआर 1 में बताई होंगी फाइनेंशियल ईयर 2021 की। यहाँ पर आएगी जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू सितंबर मंथ बताई है। इसके बाद जो 12 और 13 है वो आईटीसी से रिलेटेड है। अगर आपने कुछ आईटीसी अवेल करा है फर्दर या रिवर्सल करा है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2021, कब तक? 20 अक्टूबर तक, तो वो पॉइंट आपको 12 और 13 में कवर करना है। तो ये है आपके जो करेक्शंस आपने नेक्स्ट ईयर की रिटर्न में किए हैं स्पेसिफाइड पीरियड तक, वो आपको यहाँ शो करना है। और अगर आपका 10, 11, 12, 13 फिल हो रहा है तो आपको 14 भी फिल करना है। 14 मतलब जो आपने करेक्शन किया, जैसे टर्नओवर बढ़ाया है तो टैक्स भी जमा किया होगा, टर्नओवर कम किया है तो टैक्स का बेनिफिट लिया होगा। वैसे ही अगर आपने आईटीसी रिवर्सल किया है तो आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत आईटीसी लिया है। अब आप रिवर्सल कर रहे हैं तो आपको जमा करना होगा जीएसटी। वैसे ही आपने आईटीसी का इनपुट लिया है तो कम किया होगा, तो उस पे जो टैक्स का इफेक्ट आता है उसकी डिटेल आपको 14th टेबल में बतानी है। इसके बाद 15 टेबल में जो डिमांड और रिफंड है अगर आपके केस में, तो उसकी डिटेल आएगी। 16 में सप्लाई रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कुछ ऐसे गुड्स है जो आपने जॉब वर्कर को दिए थे, तो उसकी डिटेल यहाँ बतानी है। कुछ आपने गुड्स रिसीव किया कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको बतानी है, बट ये ऑप्शनल है। HSN समरी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, वैसे ही HSN वाइस समरी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, वो आपको 17 और 18 टेबल में बताना है। ये सारी चीजें ऑप्शनल है। इसके बाद अगर आपने लेट फीस पे की है और पेबल है और पे की है तो वो 19th में होगी। ये है पूरा एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। अब मैं आपको जीएसटी ऑडिट बताऊंगी। एनुअल रिटर्न होप आपको समझ आया होगा।
मैं आपको बताती हूँ कि जीएसटी ऑडिट की जो यूटिलिटी है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड्स में आपको आपको उसके लिए लॉग आउट करना पड़ेगा। ऑफलाइन टूल्स में, डाउनलोड्स में, ऑफलाइन टूल्स में यहाँ पर जीएसटी 9C ऑफलाइन टूल मिलेगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगी यूटिलिटी। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है और पार्ट बी सिग्नेचर से रिलेटेड है, वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो पार्ट ए में रिकंसिलिएशन में यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, लीगल नेम डालेंगे एंड ये लास्ट जो पॉइंट है, इज द पर्सन मेकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सेम पर्सन हु हैड कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ मेंशन जीएसटीएन। तो यहाँ जब आप यस करेंगे तो जो ऑडिटर्स की डिटेल है वो हट जाएगी और जो असेसी है, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल है वो आ जाएगी। क्योंकि जैसे आप सभी जानते होंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 से सीए सर्टिफिकेशन हट गया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है 9C। तो यहाँ पर जब आप यस करेंगे तो जो आपका, अगर आपके केस में सीए की डिटेल मांग रहा होगा तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसे पहले आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, मैं ही वो वीडियो बना रही हूँ तो आप वो देखेंगे तो सेम इंस्ट्रक्शंस वो ही हैं। सबसे पहले है अपना पॉइंट 2, रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। जीएसटीएन 9 में जो आपने टर्नओवर बताया है वो ही वो आपके फाइनेंशियल ईयर से मैच होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो अब वो बात आती है कि डिफरेंस है तो क्यों है। तो सबसे पहले पॉइंट है टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट ऑब्लिक यूटी फॉर मल्टीपल जीएसटीएन यूनिट अंडर सेम पैन। सेम पैन में अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीएन है तो आप यहाँ पर उसका टर्नओवर डालेंगे। द टर्नओवर शैल एज बी डिराइव फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां जो दिख रहा है वो अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अनएडजस्टेड एडवांसेस हैं, क्रेडिट नोट है, डीम्ड सप्लाई है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपके कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो करने के बाद जो आपका एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट आता है वो आप यहाँ पर अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट होगा। इसका ये मतलब है क्योंकि जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टर्नओवर देखेंगे तो उसमें एडवांसेस कवर नहीं होते, एडवांसेस पे जीएसटी जमा होता है। तो जब आप जीएसटीएन 9 में टर्नओवर देखेंगे तो उसमें एडवांसेस इंक्लूडेड रहता है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आप जब इनकम टैक्स में जो टर्नओवर बताते हो उसमें एडवांसेस टर्नओवर में इंक्लूडेड नहीं रहता। तो एडवांस के ऊपर आपका डिफरेंस हो सकता है, या कुछ अनबिल्ड रेवेन्यू है, जब बिलिंग होती है तभी वो टर्नओवर में इंक्लूड होता है एज पर इनकम टैक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो सब एडजस्टमेंट के बाद आपका यहाँ एनुअल टर्नओवर आएगा। फिर उसके बाद जो टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न ये आपको फिल करना है। और उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, जैसे मेरे केस पे आ रहा है अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर, अगर कोई डिफरेंस आपके केस में भी आ रहा है तो जो यहाँ पॉइंट 2 का 6 है नेक्स्ट शीट, वहां पर आपको रीजन बताना होगा कि ये जो हमारा डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। तो reconciliation of turnover declared in audited annual financial statement with turnover declared in annual return। audited financial statement में जो turnover है और जो annual return में बताया उन दोनों में difference है तो क्यों है उसका reason आपको बताना है। next point जो audit में है 9C में है वो है reconciliation of turnover declared in audited financial statement with turnover declared in annual return। इसमें आपके नॉन जीएसटेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई ये सब भी इंक्लूड हो जाती है। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट तो आपका पॉइंट नंबर 5 से ले लिया जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आपको बताना है इसमें।
आरसीएम से रिलेटेड जो सप्लाईज है, जो आप सप्लाई कर रहे हैं, उसमें आरसीएम बेसिस पे जो टैक्स जमा होगा वो आपको अलग से शो करना है। ये सब आपकी जीएसटी वर्किंग से पुट होके आएगी। तो अगर आपने जीएसटी वर्किंग अच्छे से करी है, अच्छे से बनाई है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वैसे आपने अगर कंप्यूट किए हैं, तो आपका आसानी से एनुअल रिटर्न भी फिल हो जाएगा और ऑडिट भी हो जाएगा। इसके बाद जो टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट है वो ऑटो फिल हो जाएगा। आपको टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न ही पुट करना है। उन दोनों में जो डिफरेंस होगा, अगेन यू हैव टू मेंशन द रीजन कि ये जो डिफरेंस है उसका रीजन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, 8th पॉइंट में आएगा। रीजन ऑफ फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन टैक्सेबल टर्नओवर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका टैक्स पेड से रिलेटेड है। जितना आपने टैक्स पेड अपने रिटर्न में बताया है वो ही आपका वो ही आपके रिकंसिलेशन से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसका भी रीजन बताना पड़ेगा 10th पॉइंट में। तो 9th पॉइंट में सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू बताना है, एंड ये भी आपके रेट वाइज है। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में रेट बताया गया है, 5%, 12%, 8%। जिस परसेंट में आप कॉल कर रहे हैं वहां पर आप टैक्सेबल वैल्यू लिखें। टैक्स पेबल आपको सीजीएसटी एसजीएसटी खुद से पुट करना है। एंड जो 9 में आपने डिक्लेयर किया है वो आपको यहाँ बताना है। 9 में कौन सा, oh, 9 में जो आपने टैक्स पेड वाले कॉलम में फिगर बताया था वहां से आप यहाँ अमाउंट यहाँ लिखेंगे। अगर कुछ डिफरेंस है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट 10th पॉइंट में उसका रीजन बताना है कि जो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस है पेमेंट ऑफ टैक्स में उसका रीजन क्या है। नेक्स्ट है 11th पॉइंट। 11th पॉइंट में आपको एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, अगर कोई पेबल अमाउंट आ रहा है और आपने पे नहीं किया है तो उसके आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। टू बी पेड थ्रू कैश आपको पे करना है। तो इसके बाद जो 12th पॉइंट है आईटीसी से रिलेटेड है, रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है आपके तो आपको इसमें यहाँ पर आपके अनरिकंसाइल्ड में वो अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, जो आपने अवेल करा है 3B में वो अमाउंट बताना। आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट। जो आपके बुक्स में अमाउंट आ रहा है वो आप पहले लिखेंगे। फिर आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब बुक तो आपने पहले पिछले फाइनेंशियल में कर लिया था 1920 में, बट आप क्लेम 3B में आप इस साल बताए हो तो वो आपको बी पॉइंट में बताना है। फिर आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमने आईटीसी अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो बुक कर लिया है बट हम उसको क्लेम कब करेंगे 21-22 में, तो वो आप बताएंगे सी वाले पार्ट में। डी ऑटोमेटिकली आ जाएगा आईटीसी अवेलेबल एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड जो 9 में आपने बताया है उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो अगेन यू हैव टू मेंशन द रीजन इन पॉइंट 13th। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको उसका रीजन मेंशन करना है आईटीसी रिकंसिलेशन का। इसके बाद जो 14th पॉइंट है, 14th पॉइंट में आपको reconciliation of ITC declared in annual return with ITC availed on expenses as per audited financial statement or books of accounts। मतलब यहाँ आपको परचेज वैल्यू भी बताना है कि आपकी जो परचेजेस है यहाँ पर कौन से डिस्क्रिप्शन में फॉल करती है। परचेज से रिलेटेड आईटीसी आपने क्लेम किया, फ्रेट कैरियज या पावर और फ्यूल्स, इंपोर्टेड गुड्स हैं, रेंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसमें आपने जीएसटी जमा किया उससे रिलेटेड आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, रॉयल्टी, कन्वेंस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस जिससे भी रिलेटेड आपका है तो आप वो बताएंगे। अगर ऊपर कोई भी उसमें फॉल नहीं कर रहा है तो आप एनी अदर एक्सपेंस 1-2 में भी बता सकते हैं। एंड फिर आपका जो आपने जीएसटी 9 में बताया आईटीसी क्लेम उससे मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आ रहा है बिकॉज इट वाज अवेलेबल बट अवेल नहीं कर पाए, तो वो वाला जो डिफरेंस है उसका रीजन यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि अवेलेबल था बट वो हम क्लेम नहीं कर पाए 3B में। वो आपके 15 पॉइंट में आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा अगर कुछ डिफरेंस है तो।
इसके बाद 16 पॉइंट में आपको रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बताना है, टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी। अगर कुछ आईटीसी में डिफरेंस है तो आपको उस पे अगर टैक्स बनता है जमा करने का तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है वो आप क्लेम नहीं करना चाहिए। जो रीजन आपने 13th और 15th में बताया है तो उससे रिलेटेड आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। जो पॉइंट फिफ्थ है उसमें आपको ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लाइबिलिटी, अगर कुछ एडिशनल लाइबिलिटी है तो उसकी ऑडिटर्स रिकमेंडेशन क्या है ये सब बताना है पार्ट 5 में। और पार्ट बी में आपके सिग्नेचर और ये सारी डिटेल है। तो जो मेन है वो पॉइंट 5 से लेके पॉइंट 16 तक का ही है 9C में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो 9 में बताया है उसी का ही रिकंसिलेशन प्लस रीजन मांगा गया है। तो अगर आपकी जीएसटी वर्किंग ही सॉलिड होगी तो आप आराम से 9 और 9C दोनों फिल कर सकते हैं। तो होप आपको जीएसटी 9 और 9C से रिलेटेड समझ आएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।